बंगाल जो बीजेपी के लिए मिशन की तरह रहा है, विधानसभा में काफी कोशिश की, अभी से लोकसभा में प्रधानमंत्री खुद 2 दिन रहे, अब फिर जाने वाले हैं। रवि, वहां की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो उम्मीदवार दिए गए हैं, उसको जरा बताइए और समझाइए कि बीजेपी ने किन के टिकट काटे हैं और कहां पर नए लोगों को मौका दिया। देखिए, सबसे बड़ा नाम यहाँ पे राहुल सर जो आते हैं वो है अलीपुरदुआर मनोज टिग्गा। मनोज टिग्गा विधायक है, अच्छे नेता है, सब उसको मान के चलते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्पोकन नेता है। और मैं आज जब आप पहली बार मेरा लाइव हो रहा था आपके साथ, तभी मैंने कहा था जॉन बारला का टिकट यहाँ पे कट सकता है। जॉन बारला का टिकट कटा है, इसका कारण 2 है। पहला तो यह है कि जॉन बारला लगातार एक अलग नॉर्थ बंगाल की दावा कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और इस बार राज्यसभा में अनंत महाराज वही जगह से ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो एक ही क्षेत्र से 2 सांसद रहना के कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे जॉन बारला का नहीं रहना यहाँ पे, जो कि प्रतिमंत्री भी है, ये तो पहले तय था। दूसरा नाम यहाँ पे मैं जो कहना चाहूँगा वो है प्रिया शाह। प्रिया शाह बोलपुर के हैं और ये नए फेस है, और बोलपुर तृणमूल का स्ट्रांग होल्ड है, जहाँ पे अनुब्रत मंडल का अभी भी चलता है। अनुब्रत मंडल जेल में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ उनके चलता है। फिर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो और कुछ बता सकते हैं रविशंकर, प्रिया शाह का प्रोफाइल थोड़ा बता सकते हैं? देखिए पूरा नया फेस है, कोई इनको ज़्यादा जानते नहीं है। हमारे पास भी इनका प्रोफाइल इतना क्लियर नहीं है, लेकिन नया बिल्कुल नाम है। जिसका बारे में चर्चा मैं करना चाहूँगा यहाँ पे है हिरन, जो कि घाटाल से है। इन दिनों देव जो तृणमूल के सांसद थे, जो कि बार बार कह रहे थे अपना ट्विटर हैंडल से, अपना सोशल मीडिया हैंडल से, मेरा आखिरी ये लोकसभा का सेशन है, तो बाद में उन्होंने कहा कि राजनीति को मैं छोड़ना चाहता हूँ, राजनीति मुझे नहीं छोड़ रहा है। और ये हिरन ही थे जो कि देव के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए ये कहते कि देव भ्रष्टाचारी है। हालांकि दोनों दोस्त है, फिल्म एक्टर है, लेकिन हिरन ने ये इच्छा जताई थी कि मैं देव के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। अब तृणमूल कांग्रेस देव को वहां पे लड़ाते हैं कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन हिरन का नाम पहले से वहां पे आ चुके हैं। देखिए, जिसका जिक्र मैं दूसरा कर रहा था, पवन कुमार आसनसोल का। आसनसोल में बहुत ज़्यादा वहाँ पे तृणमूल बीजेपी की तरफ से आशा लगाए बैठे थे अग्निमित्रा पॉल, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे ऐसे एमएलएज हैं जिनको इस बार एमपी का सीट टिकट मिला है, तो अग्निमित्रा पॉल आशा लगा के बैठे थे, वहाँ पे उनको टिकट मिला था। लगातार वो मशक्कत कर रहे थे आसनसोल के एमएलए वो यहाँ पे एमपी मिल जाए, लेकिन पिछली बार जितेंद्र तिवारी के साथ उनका एक जो विरोध था वो सामने आया था। एक तरफ जितेंद्र तिवारी, एक तरफ अग्निमित्रा पॉल, ये 2 थे। तो ऐसा एक फेस को चुना गया जो कि पॉजिटिव फेस भी है, गायक है, पॉपुलर फेस है उस बेल्ट में जहाँ पे ज़्यादा बिहारी रहते हैं, हिंदुस्तानी रहते हैं, वहाँ पे नॉन बंगालीज रहते हैं। तो ऐसा फेस को दिया गया है जिसको लेके कोई विरोध नहीं कर सकता। बाकी का यहाँ पे अगर आप देखें, शांतनु ठाकुर काफ़ी यहाँ पे जाना पहचाना नाम है, क्योंकि मथुआ वोट है तो उनको देना ही था, इसका जगह पे कोई नहीं था। इसका बाद जैसे अगर देखें बहरामपुर में डॉक्टर निर्मल कुमार शाह, ये भी एकदम नया फेस है। और बहरामपुर में जहाँ अधीर चौधरी का घर है, जब लगातार तृणमूल पश्चिम बंगाल में जीत रहा है, बीजेपी 18 सीट मिल रहा है, एक ही सीट पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को मिल रही थी, वो थे अधीर चौधरी का। कुछ दिन पहले ये अटकाए लगाए जा रहे थे कि अधीर चौधरी जो की है बीजेपी में चले जाएंगे, उसका बाद उन्होंने ये मना कर दिया। तो ऐसा फेस को दिया गया है जो नया है, जिसका एक्सेप्टेशन है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे 3 नंबर पे है बहरामपुर में अगर देखा जाए तो। इसका बाद है बड़ी फेस है मालदा दक्षिण का शिरूपा गंगोपाध्याय। तो ये जो शिरूपा मित्र चौधरी है, सॉरी माफ कीजिएगा, शिरूपा मित्र चौधरी एमएलए है, लेकिन वुमेन्स पॉलिटिक्स को लेके, नारी सशक्तिकरण को लेके बहुत ज़्यादा वो सामने रहते हैं, फोरफ्रंट में रहते हैं, एमएलए हैं। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कई ऐसे सीट्स है जिनको स्टैंडिंग एमएलए को एमपी सीट टिकट दिए हैं। अगर इनमें से कोई भी जीतता है तो पश्चिम बंगाल में फिर ये सीट में चुनाव होंगे एमएलए का, तो जिसमें फिर अब तृणमूल कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी, ये देखने वाली बात है। बाकी ऐसे ज्योतिर्मय सिंह महातो ठीक नाम ही है, क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी सांसद थे। लॉकेट चैटर्जी एक्सपेक्टेड थे वो वहाँ पे होंगे। डॉक्टर रोतिन चक्रवर्ती पहले तृणमूल में थे, उसके बाद बीजेपी में गए, हावड़ा के मेयर थे। बड़ी नाम है तृणमूल के, जो कि पहले ही चले गए थे बीजेपी पे, और वो यहाँ पे हावड़ा से लड़ रहा है। लेकिन जो देखने वाली नाम है, शुभेंदु अधिकारी का भाई सौमेंदु अधिकारी कांथी से लड़ रहा है। कांथी से पहले शिशिर अधिकारी थे, जो कि कुछ दिन पहले ही साफ हो गया था, वो वहाँ से
नहीं लड़ेंगे। लेकिन सौमेंदु तृणमूल में थे और उसका बाद अब बीजेपी में आके वहाँ से कैंडिडेट हो रहे हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आया और उन्होंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष और युग दृष्टा हैं। उन्होंने भारत का अभूतपूर्व विकास कर जन कल्याण का इतिहास रचा और अब विकसित भारत का संकल्प भी उनके ही नेतृत्व में पूरा होगा। इस संकल्प को पूरा करने में मुझे भी गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर मिला है। विदिशा संसदीय क्षेत्र से मेरा अत्यंत आत्मीय रिश्ता है। यहाँ की जनता ने 5 बार सांसद के रूप में चुनकर मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया। एक बार पुनः पार्टी ने अपने इसी परिवार की सेवा का अवसर दिया है। तो शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि भाजपा 400 से अधिक सीटें प्राप्त कर सरकार बनाएगी। और प्रवीण खंडेलवाल, जिनको चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया गया है, वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पूरे देश में व्यापारी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। ये बताइए इस बार का नारा क्या रहने वाला है, क्योंकि हमने अब की बार 400 पार। ठीक, आइए। तो प्रवीण खंडेलवाल, जो कि खुदरा व्यापारियों का संगठन है CAIT, उसके जनरल सेक्रेटरी है और वो व्यापारियों को लेकर राहुल काफी पूरे देश में अभियान चलाते हैं, उनको लेकर कार्यक्रम करते हैं और अब उनको यहां चांदनी चौक जो व्यापारी बहुल सीट है वहां पर टिकट देकर बीजेपी ने एक स्मार्ट मूव चलाया। देखिए, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रवीण खंडेलवाल के बारे में कहा जाता है कि देश के जो आर्थिक जो भी आंकड़े आते हैं, खासतौर से व्यापार से जुड़े हुए चीन को लेकर के, वो सबसे पहले डेटा जो है वो प्रवीण खंडेलवाल की तरफ से ही सामने आता है। और प्रवीण खंडेलवाल बताते हैं कि इस बार दिवाली पे कितने जो चीन के सामान थे उनका बहिष्कार किया गया और भारत के सामान जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। लेकिन जो स्थितियां अभी देखने को मिल रही है, अमोद, नेक्स्ट लिस्ट के बारे में यानी CEC के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अब अगली कब होगी और क्या बीजेपी थोड़ा सा वेट करके अब आगे चलेगी या फिर जिस कवायद को उसने शुरू किया है सबसे पहले ही खत्म करेंगे? मुझे लगता है कि राहुल जी, बीजेपी इसमें एग्रेसिव मोड में है और 195 की सूची आने के बाद 6 मार्च को बताया जा रहा है, 6 मार्च को अगली CEC की बैठक होगी और 6 को हो या 7 को, इन दोनों 2 तारीखों में से एक दिन होनी तय है। और लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी 3 CEC की बैठक कर अपने लगभग 75% सीटों को घोषित कर चुकी होगी। चुनाव के ऐलान के बाद महज 15 से 20% टिकट जो बचे होंगे उसको घोषित करेगी। तो बीजेपी फर्स्ट मूवर एडवांटेज अपना लेना चाहती है और उसके लिए उसकी जो तैयारी है वो दिखा भी रही है कि जो अभी आज की 195 की सूची आई है, इसमें बहुत खोजने के बाद भी बहुत उसमें से ऐसे नाम नहीं निकल रहे हैं जो बहुत कमज़ोर हों। हाँ, ये ज़रूर था, ऐसा लगता था कि जिनके उम्र ज़्यादा हो गए हैं उनको टिकट देने में आनाकानी किया जा सकता है और आगे की राजनीति को ध्यान में रखते हुए युवाओं को मौका दिया जा सकता है।